वेलकम टू रिवीव एग्जाम। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चित्रकारी की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है? उड़ीसा। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चित्रकारी की पट्टचित्र शैली उड़ीसा की सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है। चित्रकारी की पट्टचित्र शैली एक पारंपरिक और कपड़ा आधारित स्क्रॉल चित्रकारी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत के 7 बहनों यानी 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है? सिक्किम। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। विकल्प में केवल सिक्किम पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है। 7 सिस्टर्स राज्यों के परिवार में कौन कौन शामिल है? मेघालय, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख न्यायिक अंग है। आईसीजे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने और अंतरराष्ट्रीय कानूनी मुद्दों पर सलाहकार राय देने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसकी स्थापना यानी अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है इसकी स्थापना जून 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय अभी हमने लोगों ने देखा द हेग नीदरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, सुकन्या सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? बालिकाओं के लिए एक छोटी जमा है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा एक बचत योजना है। 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई। इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। उन्हें लोकप्रिय रूप से लोकमान्य कहा जाता है। उन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने मार्च 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? एशिया। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में स्थित है। एक बड़ा मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन दोनों के अधिकांश हिस्सों में फैला हुआ है। गोबी मरुस्थल एक ठंडा मरुस्थल है। यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल का क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग मील है। अगला क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? केरल। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। सबरीमाला मंदिर केरल का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह भगवान अयप्पा को समर्पित है। यह भगवान अयप्पा का पवित्र निवास है और भारत में सबसे महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? जोजिला। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। जोजिला श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। जोजिला की समुद्र तल से ऊंचाई 3528 मीटर और फीट में अगर ऊंचाई देखी जाए 11575 फीट है। यह दुनिया के सबसे विश्वासघाती दर्रों में से एक है। जोजिला सुरंग परियोजना 2018 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र किस राज्य में है? तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित है। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र है। इसे रूस देश की कंपनी एटमस्ट्रो एक्सपोर्ट और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल के सहयोग से बनाया गया है। इसकी क्षमता 6000 मेगावाट विद्युत है। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र का निर्माण 31 मार्च 2002 को शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महारत्न सेंट्रल पब्लिक
निम्नलिखित में से कौन सा महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज की सूची में है? कोल इंडिया लिमिटेड। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। कोल इंडिया लिमिटेड भारत में एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। कोल इंडिया लिमिटेड नवंबर 1975 में ये अस्तित्व में आया। ये भारत सरकार की कोयला मंत्रालय के स्वामित्व में आता है। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? मोल। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। मोल का प्रयोग किसी पदार्थ की मात्रा नापने के लिए किया जाता है। पदार्थ का निर्माण करने वाले कणों की संख्या एक मोल में ठीक 0.022140076 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 प्राथमिक कण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली अर्ध उच्च गति सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है? नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम देख लेते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत एक स्तरीय अर्ध उच्च गति सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। वंदे भारत एक्सप्रेस को ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है। भारत की पहली अर्ध उच्च गति ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच चलती है। ट्रेन को 18 महीने की अवधि में विकसित किया गया था। ट्रेन को 15 फरवरी 2019 को शुरू किया गया। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन के लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। इसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था। भारतीय रेलवे वर्तमान में 2 वंदे ट्रेन सेवाएं संचालित हैं, एक दिल्ली से वाराणसी और दूसरी दिल्ली से कटरा के लिए। वंदे भारत एक्सप्रेस गतिमान एक्सप्रेस के बाद सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ? 1556। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू और अकबर की सेना के बीच हुआ। हेमू वह हिंदू राजा था जिसने दिल्ली से उत्तर भारत पर शासन किया। बैरम खान के नेतृत्व में एक निर्णायक मुगल जीत में लड़ाई समाप्त हुई। युद्ध ने दिल्ली के सिंहासन के लिए मुगल अफगान प्रतियोगिता को समाप्त कर दिया। अकबर ने 18 वर्ष की आयु में राज्य का शासन ग्रहण कर लिया। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। प्रार्थना समाज ने महाराष्ट्र के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कल्हड़ द्वारा लिखित राज तरंगिणी एक ऐतिहासिक पुस्तक है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि राज तरंगिणी किस भाषा में लिखी गई है। तो जो प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको हमने पीले रंग से हाईलाइट कर दिया है, तो उन प्रश्नों को आप ज्यादा फोकस करके देखिए। राज तरंगिणी शब्द का अर्थ राजाओं की नदी है। कल्हड़ ने राज तरंगिणी की रचना 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है? निर्वात। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है जिसमें एक माध्यम से यात्रा करने वाले संपीड़न और विरलन होते हैं। ध्वनि निर्वात के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है क्योंकि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं और वायु के कण ध्वनि के संचरण की दिशा में इधर उधर कंपन करते हैं। ध्वनि के अध्ययन को क्या कहते हैं? ध्वनिकी कहते हैं। वायु में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 343 मीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ पर जैसे फ्रेंड कंफ्यूजन करने के लिए किलोमीटर प्रति सेकेंड देता है, यहाँ पर लिखा गया है मीटर प्रति सेकेंड होती है। 343 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि की आवृत्ति की इकाई कितनी है? हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज ध्वनि की इकाई की हर्ट्ज होती है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल है। ध्वनि आवृत्ति जिस पर मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच सुन सकता है। ध्वनि आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच मनुष्य सुन सकता है। अगला क्वेश्चन है,
किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। गुजरात में भारतीय राज्यों में सबसे लंबी मुख्य भूमि है। भारत में समुद्र तट की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। 7,516.6 किलोमीटर में से मुख्य भूमि में 5,422.6 किलोमीटर और द्वीप क्षेत्र में 2,094 किलोमीटर शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऐसे ही वीडियोज के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 550। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। लोकसभा भारत की द्विसदनीय संसद का निचला सदन है। इसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। लोकसभा की अधिकतम सीमा 550 निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? चिकन पॉक्स। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चिकन पॉक्स एक वायरस से होने वाला रोग है। चिकन पॉक्स वैरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रेशम की खेती से। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। सेरीकल्चर कैटरपिलर लार्वा को पालने के माध्यम से कच्चे रेशम का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया क्यों जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस समुद्री प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग से लेकर स्थायी खपत और वन्यजीव अपराध तक के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने और कार्रवाई करने के लिए एक वैश्विक मंच है। 1974 से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? बुलंद दरवाजा। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बुलंद दरवाजा मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछता है कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, तो बताना है आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाजा गुजरात पर अकबर की जीत के स्मरण में बनाया गया था। यह हिंदू और फारसी शैलियों की मिश्रित वास्तुकला से बनाया गया था। यह दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। बुलंद दरवाजा को लोकप्रिय रूप से जीत का द्वार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च की शुरुआत की। दांडी गुजरात के किस जिले में है? नवसारी। इस क्वेश्चन का ए बी ऑप्शन सही है। महात्मा गांधी ने गुजरात में साबरमती से दांडी तक प्रसिद्ध नमक यात्रा की। दांडी गुजरात के नवसारी जिले में स्थित एक गांव है। फ्रेंड्स, देखिए कितना अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। पहले तो दांडी ही याद रखना था, अब जिले का नाम भी। नवसारी जिले में स्थित एक गांव है, वहां से। गुजरात का नवसारी जिला सूरत और मुंबई के बीच स्थित है। नवसारी सूरत का जुड़वा शहर है। नमक सत्याग्रह दांडी मार्च 1930 में हुआ था। 1930 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश नमक कानूनों के विरोध में नमक सत्याग्रह किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? नीलम संजीव रेड्डी। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब आप लोग देखेंगे नीलम संजीव रेड्डी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी सबकी हमने यहाँ पर चर्चा कर दी है। तो आप फ्रेंड्स उनको समझ लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से। नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति, कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? छठे नंबर के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने 1977 से 1982 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वे भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। वह निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति थे। वो पिछले राष्ट्रपति चुनाव में विफल होने के बाद भारत के राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और इंदिरा गांधी के साथ काम किया। वह किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के बाद भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति हैं। वह अपने पद से इस्तीफा देने वाले लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1986। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था। मध्य प्रदेश में भोपाल गैस त्रासदी के मद्देनजर ये अधिनियम पारित किया गया था। ये अधिनियम 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की सुधार और सुरक्षा प्रदान करना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में 26 धाराएं और 4 अध्याय हैं। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित किया गया था। अधिनियम में अंतिम बार जो संशोधन है 1991 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? जापान। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब 5 स्थायी सदस्य हैं कौन कौन से? चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। अब बात इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं और प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है। इन 15 सदस्यों में से 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्यों को हमने अभी देख लिया, ये हैं 5 ये स्थायी सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। और अस्थायी सदस्यों का जो निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। जो अस्थायी सदस्य हैं उनका निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? आपको ये देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। विकल्प में ये दिया रहता है कि कंफ्यूजन के लिए आपको ये पहले ध्यान देना है कि कौन सा नहीं है या फिर है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो विकल्प में मालदीव बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात यहाँ पर बिमस्टेक की है। बिमस्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन का संक्षिप्त नाम है। यह एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें 7 सदस्य देश शामिल हैं। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और आसपास के क्षेत्रों में स्थित और एक सन्निहित क्षेत्रीय एकता का गठन करते हैं। बिमस्टेक 6 जून 1997 को अस्तित्व में आया था। 7 देश बिमस्टेक के सदस्य हैं: भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऐसे ही वीडियोज के लिए फ्रेंड्स इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से कौन से 2 देश भूमध्य हैं? पराग्वे और बोलीविया। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। दक्षिण अमेरिका दुनिया के 7 महाद्वीपों में से एक है। पराग्वे और बोलीविया दक्षिण अमेरिका के 2 लैंडलॉक यानी भूमिबद्ध देश हैं। भूमिबद्ध देश क्या है? भूमि से घिरा देश एक ऐसा देश होता है जिसकी समुद्री जल निकायों तक कोई पहुंच नहीं है या पूरी तरह से भूमि से घिरा है। अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना कौन से सिख गुरु ने की थी? गुरु गोविंद सिंह। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। वे तेग बहादुर के पुत्र हैं। उनका जन्म 1666 में पटना बिहार में हुआ था। सिख धर्म को अपना धर्म मानने वाले खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह को अंतिम मानव सिख गुरु माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा की सतह पर उसी व्यक्ति का द्रव्यमान क्या होगा? 60 किलोग्राम। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चंद्रमा की सतह पर मनुष्य का द्रव्यमान पृथ्वी के समान ही रहेगा। क्यों रहेगा ये भी जान लेते हैं। द्रव्यमान स्थान के अनुसार नहीं बदलता है। पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी और चंद्रमा पर समान है और 60 किलोग्राम के बराबर है। द्रव्यमान में पिंड
में पदार्थ की मात्रा की माप है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, यह परिमाण रहित होती है। पिंड का द्रव्यमान समय पर निर्भर नहीं करता। पिंड का जो द्रव्यमान है गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर नहीं करता। द्रव्यमान कभी शून्य नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान हिमाचल प्रदेश में शिमला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किस वर्ष मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया? 2013। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इसरो ने 5 नवंबर 2013 को अपना मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया। यह इसरो का पहला मल्टी इंटरप्लेनेटरी मिशन था। यह 24 सितंबर 2014 को अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में अंतर स्थापित हो गया। मिशन को मंगल की सतह की विशेषताओं, आकृति विज्ञान, खनिज विज्ञान, मंगल ग्रह के वातावरण का पता लगाने और निरीक्षण करने के उद्देश्य से ये मिशन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उबंटू क्या है? उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? यह प्रोग्राम का एक संग्रह है जो कंप्यूटर के समग्र संचालन को नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम और क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। उबंटू फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम के निम्नलिखित उदाहरण हैं, लिनक्स, यूनिक्स, डॉस, विंडोज, उबंटू, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपनबीएसडी और मैक ओएस। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को इसका मस्तिष्क कहा जाता है? सीपीयू। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। सीपीयू केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई का संक्षिप्त रूप है। सीपीयू को कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। सीपीयू कंप्यूटर के सभी कार्य को नियंत्रित करता है। सभी डेटा प्रसंस्करण सीपीयू के अंदर किया जाता है। सीपीयू के मुख्य 3 भाग हैं, अंकगणितीय और तार्किक इकाई, नियंत्रण इकाई और मेमोरी इकाई। कंप्यूटर का सीपीयू कंप्यूटर पर चलने वाले हार्डवेयर से प्राप्त होने वाले सभी दिशा निर्देशों को संभालता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है क्या? यह एक पता है जिसका उपयोग वेब रिसोर्स के नाम की पहचान करने के लिए किया जाता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक वेब पता है जो वेब पेज दर्शाता है। प्रत्येक मान्य यूआरएल एक यूनिक रिसोर्स को इंगित करता है। ये http:/youtube.com यूआरएल का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता इनमें से किस स्थल के जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? धौलावीरा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सिंधु सभ्यता के धौलावीरा नामक स्थल में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित एक पुरातत्व स्थल है। जुलाई 2021 में इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, जो भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। अब धौलावीरा का अर्थ क्या है? सफेद कुआं। गुजरात के कच्छ जिले में यह धौलावीरा स्थित है। इस स्थल की जो खोज है 1967-68 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी, जबकि जो उत्खनन का कार्य है डॉक्टर रविंद्र बिस्तर द्वारा 1990-91 में किया गया था। यह भारत का सबसे बड़ा स्थल है, एकमात्र नगर जो 3 भागों में विभक्त था। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1957-58। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज वर्ष 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकरकर द्वारा की गई। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 कालों के अंतर्गत नहीं आता है? ताम्रपाषाण। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ताम्रपाषाण काल पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। वो 3 प्रमुख काल कौन कौन से हैं? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये पाषाण युग के 3 प्रमुख काल हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है।
हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले, वर्तमान में शाहीवाल जिला में स्थित हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन ने 1826 में दी। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। एक मूर्तिका के स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा हड़प्पा से मिला है। उत्खननकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वर्ष 1921 में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? रावी नदी। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सैंधव सभ्यता के प्रमुख कालों में से एक हड़प्पा शहर का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी के निर्देशन में किया गया। यह रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? मोहनजोदड़ो। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सिंधु घाटी के प्रसिद्ध स्थल मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। इसके उत्खननकर्ता कौन है? राखालदास बनर्जी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है। विशाल स्नानागार को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में है? गुजरात। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1964 में जगपति जोशी ने की थी। यह सैंधवकालीन एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि घोड़े की हड्डियों के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वहां पे आंसर होगा सुरकोटदा। सुरकोटदा के दुर्ग और नगर दोनों के क्षेत्र पृथक रक्षा प्राचीर से घिरे थे। अब सुरकोटदा की बात है। सुरकोटदा के उत्खननकर्ता कौन है? जगपति जोशी, जो 1964 में इसके उत्खनन का कार्य किया गया। नदी किस नदी के तट पर है? सरस्वती नदी के तट पर सुरकोटदा शहर है। अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा गुजरात में। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में अवस्थित है। धौलावीरा का उत्खनन वर्ष 1990-91 में R.A. बिष्ट ने करवाया। हाल ही में धौलावीरा को यूनेस्को द्वारा जुलाई 2021 में भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व के आसपास जहां हुआ उसे आज हम कहते हैं पश्चिमी भारत एवं पाकिस्तान। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हड़प्पा सभ्यता का विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व में पश्चिमी भारत एवं पाकिस्तान के आसपास हुआ था। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी ज्ञात संस्कृति है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन शिकार था। वे मुख्यतः शिकार पर ही निर्भर थे। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? नवपाषाण काल के लोगों द्वारा, अब यहाँ विकल्प में दिया गया है प्रश्न में, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा। इस क्वेश्चन भेड़। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। पशुओं के पालतूकरण के मानव प्रयास मध्यकाल से ही प्रारंभ हो चुके थे। मानव ने सर्वप्रथम जिस पशु को पालतू बनाया वो कुत्ता था। कुत्ते को प्रायः 1500 ईसा पूर्व में एशिया में मानव द्वारा घरों में पाला गया था। भेड़ दूसरा पशु है जिसे मानव ने पालतू पशु के रूप में अपनाया। ये मान्यता है 11,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व के मध्य में दक्षिण पश्चिम एशिया में भेड़ पालतू पशु के रूप में विकसित की गई। क्योंकि लगभग यही काल जो है नवपाषाण काल के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सही उत्तर भेड़ होगा।
अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया? हड़प्पा। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा नामक स्थल में हुए उत्खनन में हड़प्पा का पता लगा था। सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई होने के प्रमाण ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अनार्यों का संबंध शहरी सभ्यता से है जबकि आर्यों का संबंध ग्रामीण सभ्यता से रहा है। अतः स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता का शहरी सभ्यता होना इस सभ्यता के अनार्य सभ्यता होने का सबसे ग्राह्य प्रमाण है। तो इन 50 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, ये कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आपके पास स्टडी रिलेटेड जो भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो ये था आज का हमारा रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस का वीडियो। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए जिससे कि स्टडी रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।